अच्छा, हमारे साथ कोई दुर्घटना हो जाती है, हमारे साथ कोई चीट करता है, हमारे साथ कोई मारपीट करता है, किसी से कहासुनी हो जाती है। हम चाहते हैं कि उसकी एफआईआर दर्ज कराई जाए, संविधान हमको ये अधिकार देता है, लेकिन बहुत कम ऐसे लोग हैं जो कोतवाली के अंदर जाते हैं और अपनी एफआईआर खुद दर्ज करवा पाते हैं। उससे पहले उनको किसी न किसी वकील की ज़रूरत पड़ती है या किसी से वो इसकी राय लेते हैं। हमारे साथ एक बड़े मशहूर एडवोकेट हैं, बाराबंकी जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं इसाल बारेकर भाई। हमारा संविधान क्या अधिकार देता है कि हम कोतवाली जाएं और अकेले अगर हमको एफआईआर लिखानी है तो हम कैसे एफआईआर लिखाएं? हमको तो एप्लीकेशन लिखने की भी जानकारी नहीं है, कौन सी धाराएँ लगेंगी, सही लगेंगी नहीं लगेंगी, क्योंकि वहाँ जो लोग बैठे हुए हैं वो हमेशा गुमराह करते हैं एफआईआर लिखने के नाम पे। ऐसा क्यों होता है? नहीं परवेज, पहले मैं आपको करेक्ट करूंगा, सब गुमराह नहीं करते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं। बेसिकली पुलिस एक बहुत डिबेटेबल टॉपिक है, पुलिस पर तमाम उंगलियां उठती हैं, लेकिन सच ये है कि हमारे आपके साथ कुछ भी गलत होगा तो हम जाएंगे थाने ही, क्योंकि हमको पता है वहाँ 100 में 100 लोग गलत नहीं है। कुछ लोग हैं, सबसे ज़्यादा भरोसा पहले ही पुलिस पे है। जी, नो डाउट पुलिस पर भरोसा है। अब जब हम हमारे साथ कोई घटना हो जाती है, जब हम थाने जाते हैं, पहले तो मैं ये साफ करना चाहूँगा आपको कि एफआईआर या रिपोर्ट जो दर्ज होना है, रिपोर्ट कभी भी चौकियों पर दर्ज नहीं होती। वो थाने या कोतवाली जो बड़े थाने होते हैं वहाँ पर दर्ज होती है। तो आपको वहाँ जाना होगा और जिस भी ज़बान में जैसे भी आप अपने उस वाक़ये को लिख सकते हैं, अपने अक्रेंस को वैसे लिखिए और एड्रेस करिएगा, आप संबोधित करिएगा जो प्रभारी निरीक्षक होगा, जो इंस्पेक्टर इंचार्ज उस थाने का, आप उसको लिखिएगा, सेवा में प्रभारी निरीक्षक महोदय फला थाना, और अब अपनी ज़बान में आप लिख दीजिए। एफआईआर में ज़रूरी नहीं है कि आप एक एक छोटी बड़ी सारी चीज़ें लिखें। हाँ, एक अच्छी एफआईआर में आपको ज़रूरी चीज़ें जो हैं वो लिखना चाहिए, और एफआईआर के बाद जांच होती है इसी बात के लिए कि उसमें क्या छूट गया है, क्या उसमें तस्दीक होना है, आप जो लिख रहे हैं उसमें कितना सच है कितना झूठ है। जैसे बहुत से लोग जाते हैं, ज़्यादातर जो लोग थाने जाते हैं उनमें ज़्यादातर लोग होते हैं कम पढ़े लिखे होते हैं, जिनको लिखना भी नहीं होता। तो कानून क्या कहता है कि जो वहाँ पे थानेदार मौजूद है वो आप बोलिएगा, आप बताइएगा। अगर वो नहीं लिख सकता है तो उनको थाने में कोई हेल्पर दिया जाएगा, जो बोलेंगे वो लिखेंगे, फिर उसे पढ़ के सुनाएंगे कि जो चीज़ लिखाना चाह रहे थे वही स्क्रिप्ट है या कोई बदल तो नहीं गई, और उनके एक्सेप्ट करने पर कि ये वही चीज़ है, तब उनका अंगूठा या दस्तखत जो भी कर सकते हैं करके तब वो तहरीर लिखी जाएगी। कानून ये है कि जो भी चीज़ आए उसे लिखा जाए। जो भी इस तरह की शिकायत है तो शिकायत पुलिस मना नहीं कर सकती। अभी BNSS में, जो इसके पहले CRPC थी, उसमें ज़रा सी चीज़ें फ़र्क हुई हैं। कुछ चीज़ों में चूँकि फेक रिपोर्ट बहुत होने लगी हैं, तो इसमें पुलिस को एक 14 दिन का एक प्रोबेशन पीरियड दिया गया है, जिसके अंदर वो अपनी प्रियर इंक्वायरी करेंगे और उसके बाद में वो एक रिपोर्ट लगा के उसे डिस्कार्ड भी कर सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी वो इंक्वायरी हो या दर्ज होने के बाद इन्वेस्टिगेशन हो, जितनी भी शिकायतें आती हैं, अगर वो रिटन शिकायतें हैं या ज़बानी भी हो, ज़बानी अगर वो मान लीजिए कि उसको लिखना ही नहीं आ रहा, उसके हाथ नहीं है, तो उनकी तरफ से थाने का एक आदमी लिखेगा और उस पर जो कार्रवाई ड्यू होती है वो करना चाहिए पुलिस को। अच्छा, आपका ये एक्सपीरियंस है, आप जब जाते हैं थाने में जो चाहते हैं, क्या थानेदार वो लिखता है एफआईआर में? कोशिश रहती है उन लोगों की कि धाराएं हल्की लगाई जाए, ऐसा होता है? हाँ, कई बार ऐसा होता है कि जैसे आपने कहा कि नहीं मेरे पैसे छिन गए रास्ते में, तो ये लूट है। अब नॉर्मली होता है कि जो समीक्षा बैठकें होती हैं पुलिस की, जिसमें उच्चाधिकारी पूछते हैं अपने सबॉर्डिनेट से, थानों के सर्किल वालों से कि हीनियस क्राइम कैसे हो गए तुम्हारे एरिया में। तो जाहिर है जो हीनियस क्राइम है, लूट है, मर्डर है, तो अगर वो किसी भी तरह से उनकी ग्रेविटी कम हो सकती है, तो कुछ लोग ऐसे हैं पुलिस में जो कोशिश करते हैं कि उसको थोड़ा सा ज़रा डाइल्यूट कर दें, उस मामले को हल्का करके तब दर्ज करें या ना दर्ज करें। दूसरी चीज़, हमारी भी अप्रोच में कमी होती है। हमारा अपने पड़ोसी से किसी से झगड़ा जब हुआ तो हम दरख्वास्त लेके गए, या अपने हस्बैंड वाइफ में झगड़ा हुआ, घर के दूसरे रिश्तों में झगड़ा हुआ, तो ये पुलिस जानती, चूँकि हमारे घर में तो एक झगड़ा हुआ 2-4 साल में,
लेकिन पुलिस के पास तो महीने में 15 ऐसे मामले आ रहे हैं। तो पुलिस हमारी मेंटेलिटी, हमारा क्या कहते हैं, मोड ऑफ फॉलोअप अच्छी तरह जानती है। उसको पता है कि ऐसे 10 में से 8 मामले बाद में आपसी रजामंदी से ख़त्म हो जाते हैं। तो पुलिस को ये लगता है कि इस तरह के मामले उसका बर्डन बढ़ा रहे हैं, तो वो इस तरह के मामलों को भी मिनिमाइज करके सुलझाने पे यकीन रखती है, क्योंकि बाद में उसको पता है पार्टी ही बैकफुट पर आ जाएगी तो पुलिस के फ्रंट फुट पर अच्छा, मान लीजिए, होने का कोई मतलब नहीं। मान लीजिए कि हमारे साथ घटना हुई है और उसको जो हम चाहते थे वो नहीं लिखा गया, पुलिस ने प्रथम सूचना तो दर्ज कर ली, लेकिन जो धाराएं वो सही नहीं लगाई, तो फिर हमको क्या करना चाहिए? तब आप उसके बारे में जो जांच होती है, जांच में आपके बयान लिखे जाते हैं, तो पुलिस से आप कहें। और अगर आप उसके बाद भी डाउट है कि जो आईओ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, विवेचक जो है, तफ्तीश में आपकी सही बात नहीं लिख रहा है, तो उनसे ऊपर, थानों से ऊपर सर्किल ऑफिसर होते हैं, सीओ होते हैं। लखनऊ या बड़े शहरों में कमिश्नरेट है तो वहाँ पर एसीपी होंगे, कमिश्नर होंगे, एसपी हैं, हमारे यहाँ एसएसपी हैं। तो आप बड़े अधिकारियों से जाके मिलें, एडिशनल होते हैं, आप उनसे बताइए कि नीचे फला साहब जांच में इस तरह मेरी बात नहीं ला रहे हैं। तो ज़्यादातर होता है कि उनकी बात आती है, और एक बार उच्चाधिकारी की जब नॉलेज में वो चीज़ आती है तो नीचे के अफसर फिर अपनी मनमर्जियाँ करने में थोड़ा सा कोताही बरतते हैं। अच्छा, अब तो एक ऑनलाइन एफआईआर हो गई, ऑनलाइन एफआईआर का कितना महत्व है? भाई एफआईआर है। एफआईआर का मतलब फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, जो पहली सूचना प्राप्त होती है थाने को, वो एफआईआर होती है। तो वो किसी भी तरह हो, वो रिटन स्क्रिप्ट में हो, वो ऑनलाइन हो, वो अगर मान लीजिए कोई फ़ोन करके ख़त्म हो जाता है या गायब हो जाता है तो उस फ़ोन कॉल को भी दर्ज किया जा सकता है। तो ऑनलाइन सिर्फ मेथड दर्ज होने का एक फ़र्क है, बाकी एफआईआर है, वो ऑनलाइन क्या और ऑफलाइन क्या। तो जब हम कोई हमारे साथ घटना हो तो हम सीधे अकेले कोतवाली जा सकते हैं? एकदम जाना और चाहिए। हमारा ये अधिकार है कि हमारी एफआईआर वहाँ पर दर्ज होगी। अगर टालमटोल करता है तो हम, आप जिस सिस्टम से रेमेडी चाहते हैं, जिससे उपचार चाहते हैं अपनी परेशानी का, उस पर यकीन रख के आपको जाना चाहिए। और विद इन नो टाइम, किसी अनुचित विलम्ब के बिना, अगर कोई अनरीजनेबल डिले है, पता लगा परसों आपको किसी ने गाली बकी और आप 4 दिन के बाद जा रहे हैं, वो पूछते हैं कि आप क्यों अब तक नहीं आए थे, तो आप कहते नहीं, हम अपना काम कर रहे थे, तो ये रीजनेबल डिले नहीं है। अच्छा, कितने समय तक हमको पहुंच जाना चाहिए? जल्द जो भी मैंने कहा ना, अनुचित विलम्ब ना हो। आप अगर जाते हैं तो मान लीजिए कोई बहुत ज़रूरत है, आप हॉस्पिटल जा रहे हैं कोई पर्चा देने, तो ठीक है, उसके बाद आप पहुंच जाएं। कोई ज़रूरत का काम है तो वो कर लें, लेकिन अगर ऐसी कोई ज़रूरत नहीं तो विद इन नो टाइम आपको सीधा थाने जाना चाहिए और अपनी बात बतानी चाहिए। मतलब हमको ये अधिकार है कि हमारे साथ जो भी घटना हुई हम सीधे कोतवाली जाएं, कोतवाली जाके अगर हम नहीं भी पढ़े लिखे हैं तो हम वहाँ का जो भी इंचार्ज होगा या जो वहाँ पर मिलेगा उसको हम अपनी समस्या बताएंगे, वो हमको कहेगा कि तुम बैठ के तहरीर दो। अगर हम नहीं लिख पाते हैं तो ये उसकी जिम्मेदारी है, संविधान का ये हमारा राइट है कि वो हम जो बोल रहे हैं वो लिखे, फिर हम नीचे साइन या अंगूठा कर लगाएं। अच्छा, उसमें अगर धाराओं का खेल हो गया तो उसके बाद हम वरिष्ठ अधिकारियों से नहीं, मिल धारा, सकते हैं। देखिए, धारा आपकी तहरीर की ज़बान पर लगती है। आपने कहा कि उन्होंने मुझे मारा और उनकी मारपीट से मेरे हाथ में चोट आई है, तो पुरानी आईपीसी में कोट कर रहा हूँ, नई बीएनएस नहीं, 323 साधारण मारपीट। अभी आपने यही कहा कि नहीं, उसने जान से मारने की नीयत से मेरे ऊपर एक कोई धारदार हथियार तलवार से वार किया और मैंने हाथ सामने लगा दिया तो मेरी जान बच गई, लेकिन हाथ में चोट आ गई, तो ये 307 होगा, क्योंकि उसकी इंटेंशन दूसरी थी। तो आपकी जो तहरीर, जो आप रिपोर्ट लिखाते, उसकी ज़बान पर धाराएं पुलिस लगाती है। धाराएं जो पीड़ित जाता है वो धाराएं नहीं लगाता। वो जो भी स्क्रिप्ट लिखाएगा, उस स्क्रिप्ट की ज़बान पर जो धारा बन रही होगी वो धारा लगेगी, और धाराएं जांच में बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है। इसके निष्पक्षता के लिए क्या करना चाहिए? आप ये मान के चलिए कि वो निष्पक्ष होते हैं। कई पुलिस वाले ऐसे भी होते हैं जो निष्पक्ष नहीं होते, ये सच है। लेकिन उसके लिए मैंने कहा कि आपको ऊपर के अधिकारियों को जाके बताना चाहिए। आप सिस्टम पर अगर यकीन नहीं करेंगे तो सिस्टम पर डाउट करेंगे तो सिस्टम डाउट निभाएगा। आप यकीन करेंगे, यकीन निभाएगा। आप नीचे से ऊपर तक कोई तो अच्छा आदमी आपको मिलेगा। दादा, हम ज़्यादातर जैसे कुछ घटना होती है पहले किसी न किसी अधिवक्ता के पास जाने की कोशिश करते हैं, उसमें समय भी लग जाता है, तो उसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है।
और हम नहीं, सीधे उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अगर आप एकदम रॉ हैं और आपको मान लीजिए थानों में या कहीं एकदम कोऑपरेट नहीं किया जा रहा है, या आप ऊपर से एक अधिकारी के यहाँ गए, उन्होंने भी नज़रअंदाज कर दिया आपकी बात को, तब होता है कि ये इतना टाइम मिल जाता है आपको कि आप किसी जानकार से मशवरा ले लें। वो वकील हो सकता है या और तमाम लोग हैं जो इस सिस्टम को, पत्रकार होते हैं, वो जान सकते हैं, कई और जानकार होते हैं हमारी सोसाइटी में। तो आप उनसे क्या कहते हैं, उनको अपनी बात बता सकते हैं, और कोई ना कोई तो कहीं ना कहीं सही मिल ही जाएगा। अगर आप अपनी बात को कहना बंद नहीं करेंगे तो आपकी आवाज़ दबाना बहुत मुश्किल है। हाँ, ये आप खुद थक हार के 2-4-5 दिन में, 10 दिन में आपने पीठ दिखा दी, आपने यूटर्न ले लिया, और बाद में सिर्फ आप अपने दरवाजे बैठ के सिस्टम को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि नहीं ऐसे ख़राब, तो कहीं ना कहीं ये आपको भी ख्याल रखना पड़ेगा कि आपको थोड़ा सा पेशेंस चाहिए, थोड़ा सा सब्र के साथ। कभी कभी मनचाही रोड नहीं मिलती है, लेकिन अगर आप चलते रहते हैं और हल्का सा बचा के इधर उधर, तो एक तरफ तो ये एक पहलू हो गया कि हमने अपनी बात पुलिस को बताई, हमारी एफआईआर दर्ज हो गई। अब एक दूसरा पहलू होता है कि जिसके खिलाफ दर्ज कराई है। कई बार होता है कि उसने हमारे ऊपर वाकई अटैक किया होता है, एफआईआर करा। कई बार होता है कि फर्जी झगड़ा थोड़ा हुआ, बढ़ा के ज़्यादा बता दिया, या हम साथ में खड़े थे, पड़ोसी थे, हमारा भी नाम उसमें इंक्लूड कर दिया। कोतवाली से फ़ोन आया कि फ़ौरन आ जाओ, कोतवाली ने भी हम आएंगे तो तुमको पकड़ के बंद कर देंगे। फिर ऐसे मौके पे क्या कर सकते हैं? अब देखिए, बचपन में हम लोग आइस पाइस खेलते थे, याद है आपको? उसमें जो पकड़ा जाता था टीप पड़ती थी। तो मैं अपने क्लाइंट से, अपने जूनियर से सबसे यही बताता हूँ कि भाई पुलिस, डॉक्टर और वकील से कभी आइस पाइस ना खेलना। वो बुला रहे हैं तो जाओ, अगर आप नहीं जाते हैं तो सबसे पहले तो आपके ऊपर शक उनका बढ़ता है, फिर आपके लिए वो कुछ भी गलत सोच सकते हैं, और वो चीज़ फिर उनके कंक्लूजन में दिखेगी, उनके जांच में। तो वो गलत कर रहे हैं या गलत कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें बाद में हैं। वो अगर आपको एक्सपेक्ट कर रहे हैं जांच में, तो आपको जाना तो चाहिए, और जाना चाहिए। अपनी बात आप जिस तरह से साबित कर सकते हैं अपने, जाहिर है उनके क्या कहते हैं, हर जगह उनका सीसी कैमरा नहीं होगा, हर जगह उनकी विजिलेंस नहीं होगी। कुछ चीज़ें आप भी उनको बताएंगे कि सर जहाँ पे खड़े थे वहाँ पर फला थे, वो एक फला चीज़ है जिससे मेरी बात की सच्चाई जानी जा सकती है। तो ये सब आप जब उनको बता के कन्विंस करेंगे तो मुझे लगता है कि वो मानेंगे। और अगर नहीं मानेंगे, अगर वो एज अ मैन भी बहुत अच्छे नहीं है, जिससे आपका साफा पड़ा है पुलिस वाले से, तो आप उसके ऊपर अधिकारी, आप उनको जाके अपनी बात बताएं। जाना चाहिए आपको। पुलिस को क्या राइट है, रात में ही बुला सकती है या छोटे मामलों की बात कर रहे हैं? ये डिपेंड करता है, उनको नहीं बुलाना चाहिए, वो इसी बात को अगले दिन कर सकते हैं। लेकिन उनको अगर लगता है कि एक छोटा सा झगड़ा किसी बड़े झगड़े की वजह बन सकता है, तो जितनी जल्दी से जल्दी वो कोशिश उनकी यही रहती है कि उस सिचुएशन को वो होल्ड पे ना रखें, उसको सीज करें। अच्छा, कोई अगर उसमें उस झगड़े में कोई महिला भी शामिल है तो एक महिला कांस्टेबल का होना ज़रूरी है, या पूछताछ के लिए किसी महिला से महिला कांस्टेबल ही पूछताछ करेगी? नॉर्मल कोर्स पे तो यही होना चाहिए। नॉर्मल कोर्स पे तो यही है कि औरतों से, और ख़ास तौर से अगर कोई इस तरह के टॉपिक हैं जिनको वो खुले में नहीं बता सकते हैं, तो औरतों का होना ज़रूरी है। लेकिन अगर खुदा न खास्ता किसी औरत ने मर्डर कर दिया है और वो चाकू लिए टहल रही है, पिस्टल लिए टहल रही, तो उस वक्त फिर ये सारी चीज़ें, इतने बेसिक्स नहीं देखे जाते हैं उस वक्त। तो मैंने कहा ना, चीज़ों को होल्ड पर रखे जाने के अपने एक्सेप्शंस हैं, फिर चीज़ों को सीज ही किया जाता है, सिचुएशन को। तो बहुत सारे बात जो है लीगल से जुड़ी हुई है। जब आपका रोल जहाँ से शुरू होता है उस पर भी हम आगे आपसे बात करेंगे, आपकी राय लेंगे। लेकिन ये छोटे छोटे मुद्दे हैं जिन पे हम बात करते हैं एक्सपर्ट से और आप तक पहुंचाते हैं। अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो हम तक पहुंचाइए, हम नेक्स्ट एपिसोड में उसको ज़रूर शामिल करेंगे और फिर एक बार हम आपकी सेवाएं लेंगे। उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर।